ये लगभग उतनी ही चल रही है जितनी यूजुअली चलती है। फाइनली गाइस, दोनों को सोल्डरिंग पूरी ख़त्म होने के बाद में एक बार किसी भी जो फ्लेमेबल थिनर, पेट्रोल या ऐसी किसी चीज़ से ट्रैक को पूरी तरीके से साफ़ करना। अब हमें करना ये होता है कि जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं वैसे इसमें आप देखिए फेस जो है आने लगा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो BLDC कंट्रोलर होता है, BLDC हब मोटर में या फिर BLDC सेंट्रल शाफ्ट मोटर में जो कंट्रोलर यूज़ होते हैं उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, उनमें जैसे जो उनके जो मेन फेस आउटपुट हैं अगर उनमें शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आ जाए या ये प्रॉपर तरीके से काम ना करें, तो किस तरीके से इसमें लगे हुए जो मेन मॉसफेट हैं उनको हम चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद में किस तरीके से उसको रिप्लेस किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास में अभी ये दो कंट्रोलर हैं। एक हमारे पास में 650 वाट का है और ये एक 1000 वाट का है जो कि यो बाइक में लगा हुआ है। मॉसफेट के अलावा इस कंट्रोलर में आप देख सकते हैं कि कोई भी जलने का या फिर जो हीटिंग के जो साइन होते हैं वो नहीं है। लेकिन अगर इस कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शायद ओवर वोल्टेज की वजह से पहले तो ये कैपेसिटर जो है दोनों फूल गए हैं, बल्ज हो गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसके पीछे सर्किट की बात करूँ तो यहाँ पर देखने से समझ में आता है कि यहाँ पर ये ओवरहीट हुआ है किसी कारण से। तो संभावना ये रहती है कि जब कोई कंट्रोलर ओवरहीट हो जाता है तो मॉसफेट के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये नॉन रिपेयरेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइक्रो SMD कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं और जिनको रिपेयर करना या रिप्लेस करना इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। एनीवे, अभी फ़िलहाल हम लोग दोनों को चेक करेंगे कि कैसे इनके जो ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट हैं, उनको चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम यही आ रही है। हम जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो मोटर जो है वो घूमती नहीं है, जाम हो जाती है। तो ये कंडीशन इसमें आ रही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले छोटे वाले को ले लेते हैं। आइए इसके जो मॉसफेट है उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने मीटर को डायोड की रेंज में सेट कर रखा है। यहाँ पे देखिए डायोड का सिंबल दिख रहा होगा आपको। और ये जो इसमें मॉसफेट लगे हैं ये डायोड पे लगाकर ही सेट होते हैं। डायोड की कंटिन्यूटी जो रहती है मीटर में उस पर लगाकर टेस्ट होते हैं। तो आइए ये करके टेस्ट करते हैं इनको। जैसे कि आप देखेंगे पहला वाला ये हमारा ठीक है, इसमें कोई प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। आप पिन पलट कर भी चेक कर सकते हैं एक बार। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें डायोड की रीडिंग आना चाहिए, जो डायोड में आती है वो रीडिंग हमारी आना चाहिए इसमें। उसी प्रकार से अगला भी देखेंगे हम। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दो चेक किए और जब हम तीसरे पे मीटर लगा रहे हैं आप देख सकते हैं ये शॉर्ट है। देखिए 0 रीडिंग हो गई। ये शॉर्टिंग का सिंबल रहता है इसमें जो मीटर में हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा शॉर्ट है और यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस आ गया है थोड़ा सा। इसी प्रकार से ये हमारा ख़राब है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे ये भी ख़राब है। ये वाला ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी सही है। ये भी ठीक है। अब देखिए जैसा कि पहले में दिख रहा था हमें, यहाँ पे जो इस वाले में दिख रहा था वही रीडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि इसमें रेजिस्टेंस आ गया है यहाँ पे और ये शॉर्ट हो चुका है।
ये भी शॉर्ट हो चुका है। एक्चुअल में जैसा कि आप देखेंगे कन्वर्टर में मोटर को चलाने के लिए 3 फेज बनते हैं, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज। तो इसमें से यहाँ पर आपने देखा कि हमारे 2 फेज में मॉसफेट जो है शॉर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटर ऑपरेट नहीं होगी। तो गाइस जो मॉसफेट ख़राब हैं उनमें हम निशान लगा देते हैं ताकि बदलने में हमें आसानी हो। तो कुल मिला के गाइस ये जो हमारा कंट्रोलर है इसमें 4 मॉसफेट जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं। अब आइए जो एक दूसरा हमारे पास में कंट्रोलर है उसको भी चेक कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ जो मॉसफेट हैं इसमें ज़्यादा हैं। बोलते जाओ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने इसका पहला ही मॉसफेट चेक किया और ये पहला ही मॉसफेट ख़राब निकला। ये शॉर्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये रेजिस्टेंस आ गया है और ये पूरा ही शॉर्ट है। उसी प्रकार से दूसरे में देखते हैं, दूसरा भी शॉर्ट है। ये वाला हमारा ठीक है, इसमें शॉर्टिंग नहीं आ रही है, इसमें डायोड शो कर रहा है। ये भी हमारा ठीक है। ये मॉसफेट भी ठीक है। इसी प्रकार ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी सही है। ये भी ठीक है। ये भी ओके है। ये भी ठीक है। ये भी सही है। ये हमारा जो आखिरी है ये भी ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, जो हमने फर्स्ट में यहाँ पर 2 चेक किए थे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये शॉर्ट है दिखा रहा है और ये 2 इसमें ख़राब है। तो दोस्तों मॉसफेट को चेक करने के बाद में जो दूसरा काम होता है वो ये जो मॉसफेट लगे होते हैं इनके जो नंबर हैं या फिर जो इसका मैं कहूँ कि किस रीडिंग के हैं, किस रेंज के हैं, ये पता करना होता है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसको आप पलट के और इसके जो नंबर हैं यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जैसे ये जो मॉसफेट है मैं बता देता हूँ। देखिए ये IRF 84 और देखिए अब बहुत अच्छे से नंबर दिख रहा है, IRF 84310 और ये P टाइप का ट्रांजिस्टर है जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो ये सभी ट्रांजिस्टर एक ही जैसे हैं, तो हम ये नंबर को मान के इसके जो ट्रांजिस्टर है, इसका जो मॉसफेट है या इसका जो एक इक्विवेलेंट या जो इसका रिप्लेसमेंट है उसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं। और सेम चीज़ हमें हमारे दूसरे कंट्रोलर के साथ में करना होगा। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको जो BLDC कंट्रोलर होते हैं उनके जो ट्रांजिस्टर हैं या जो उनके मॉसफेट है उनको चेक करना बताया। तो सबसे पहले जैसा कि ये जो हमारे पास 1000 वाट का जो कंट्रोलर था, इसमें जो ट्रांजिस्टर या जो मॉसफेट नंबर था वो IRF
4310 इसकी वैल्यू थी। तो डेटा शीट को मैच करने के बाद में हमने ये देखा कि इसमें चूँकि ये जो है मोस्ट ऑफ दी चाइनीज़ मार्केट के ट्रांजिस्टर मॉसफेट होते हैं और हमारे इंडियन मार्केट में जो मॉसफेट मिलते हैं वो इसकी सिमिलर वैल्यू का एक मिलता है। एग्जैक्टली हम ये ढूंढने जाएंगे तो ये आपको चाइनीज़ वेबसाइट से लेना पड़ेगा और ये हम चाहते नहीं थे, इसलिए हमने इसको चाइनीज़ वेबसाइट से लेने की बजाय जो इसका एक इंडियन सब्सटीट्यूट है वो हमने चूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बजाय हम IRF 3710 जो कि UPS इन्वर्टर में लगने वाला एक कॉमन ट्रांजिस्टर या मॉसफेट है उसका यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इसमें जो IRF 40 वोल्टेज और एम्पियर का डिफरेंस है दोस्तों। इसमें जो पहले से लगा हुआ है वो 100 वोल्ट और 140 एम्प रीडिंग का है और ये जो IRF 3710 है ये भी 100 वोल्ट और ये 57 एम्प का है। तो यूजुअली इतना जो हाई रेटिंग का करंट है वो तो कभी इनसे पास होता नहीं है, लेकिन हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम पहले भी एक बार इसी तरीके के कंट्रोलर में इसका यूज़ कर चुके हैं। एनीवे, अब जो दूसरा कंट्रोलर है उसकी बात करते हैं। इसमें हमें जो मॉसफेट दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 75N07। इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये जो मॉसफेट है ये लगभग 80 वोल्ट का है और लगभग 60 एम्पियर के आसपास का है। तो सिमिलरली इसमें भी सेम ये IRF 3710 हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये 100 वोल्ट और 57 एम्प का है। तो जब क्योंकि ये 80 वोल्ट का है और ये 100 वोल्ट का है तो जब वोल्ट कम होते हैं तो एम्पियर का जो आउटपुट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से दोनों जो कंट्रोलर है हम उसमें चेंज करने वाले हैं ये मॉसफेट। अब इनको चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक सक्शन गन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम डीसॉल्ट कर सकें। फिर सोल्डरिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन पेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और ट्रांजिस्टर को खोलने के लिए एक स्टार स्क्रू ड्राइवर की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे वाले। तो इन सभी को जांचने परखने के बाद और पूरी स्टडी करने के बाद में हम तैयार हैं। ये जो कंट्रोलर है इनको एक बार इनके मॉसफेट चेंज करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमें डीसॉल्ट करना होगा ये जो जितने भी हमने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं मॉसफेट उनको, और फिर उसके बाद हम बदलेंगे इनको। सो लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहले हम जो हमारे मॉसफेट हैं उनको हम खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों बहुत ही केयरफुली इनको इनकी जो हीट सिंक है उससे डिटैच करना है। इस निकालने के बाद एक बार फिर से चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं। देखिए कि ये हमने निकाले हैं और स्टिल ये ठीक है आपका। ओके। तो एक ही खराब होता है।
तो गाइस फाइनली हमने जो मॉसफेट है उनको पीछे से माउंट कर दिया है और उसके जो स्क्रू थे वो भी कस दिए हैं। अब सोल्डरिंग करना है। मॉसफेट चेंज करने के बाद में एक बार जो पूरा सर्किट बोर्ड है उसको साफ कर लें। फाइनली गाइस दोनों को सोल्डरिंग पूरी ख़त्म होने के बाद में एक बार किसी भी जो फ्लेमेबल थिनर, पेट्रोल या ऐसी किसी चीज़ से ट्रैक को पूरी तरीके से साफ़ करना है। और अब आइए इनको एक बार जो हमारा BLDC कंट्रोलर टेस्टर है उसमें लगा के चेक करते हैं। गाइस हमारा जो पहला कंट्रोलर था उसमें हमने जो मॉसफेट थे बेसिकली भी हमें बाद में पता चला कि 4 नहीं, इसमें 2 ही ख़राब थे। अब चूँकि वो दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं इसलिए एक के ख़राब होने पर दूसरा भी जो है शॉर्ट ही बताता है। तो जो सेम प्रॉब्लम जो इसमें थी वही प्रॉब्लम हमारे इस 1000 वाट के कंट्रोलर में है। इसमें भी 2 की बजाय एक ही था और निकालने के बाद हमें पता चला कि 2 नहीं, एक ही शॉर्ट था। बट एनीवे क्योंकि हमने दोनों को खोल लिया था इसलिए इन दोनों को हमें चेंज करना ज़रूरी था। तो फिलहाल अभी हमने चेंज कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद में इनको हमने सारी कनेक्शन कर दिए हैं। टेस्ट करने के पर्पज़ से ही हमने इसमें एक थ्रॉटल जोड़ दिया है और सिर्फ हमने भी टेस्टिंग के पर्पज़ से थ्रॉटल का वायर, मेन जो प्लस माइनस के वायर हैं वो, प्लस की स्विच का वायर जोड़ दिया है। हॉल सेंसर के वायर हमने बैटरी जो BLDC टेस्टर है उससे जोड़ दिया है और 3 फेज़ के वायर जोड़ दिए। अब हमें करना ये होता है कि जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं वैसे इसमें आप देखिए फेज़ जो है आने लगा है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि सॉकेट बहुत बड़ा है और इसके जो लग्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया चलने लगा है। और ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग के लिए हम इसको बहुत जल्दी ही इसकी जो मोटर है उसमें लगा के चेक करेंगे। तो फिलहाल हमारी तरफ से ये वाला जो कंट्रोलर है ये ओके हो गया है। तो ये लगभग उतनी ही चल रही है जितनी यूजुअली चलती है। इस तरीके से हमने अपना जो कंट्रोलर है उसको चेक किया, सही किया और फाइनली हमने आपको मोटर भी चला के दिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने BLDC कंट्रोलर को रिपेयर करना बताया। हालांकि हमारा जो एक कंट्रोलर था वो ठीक नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल शॉर्ट सर्किट भी हो गया था। सो ठीक है, जितना जो सही हुआ वो ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।